नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत। आपके साथ मैं संजीव कुमार। सियासत में आज हम बात करेंगे देश के सियासत के सिपाही की। जी हाँ, देश की सियासत के सिपाही जो देश के नेता हैं, समाज सेवी हैं और जो राष्ट्र धर्म और देश धर्म व राजधर्म का पालन करते हुए परोपकारी जीवन जी रहे हैं और समाज सेवा कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको भारत की जनता वोट देकर के नेता बनाती है, वोट देके अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। मगर संयोग से ये वही नेता हैं या ये वही परोपकारी या ये वही समाज सेवी लोग हैं जिनकी संपत्तियों की यदि मैं बात करूं तो आज हम बात करेंगे इनकी जो संपत्ति है, जब ये इलेक्शन लड़ते हैं तब क्या रहती है और जैसे ही जीतने के बाद में इनका कार्यकाल पूरा होता है तो इनकी संपत्ति न जाने कितने कितने गुना बढ़ जाती है। यदि आज हम छोटे से छोटे कस्बे की बात करें और सरपंच के इलेक्शन की भी बात करें या एक हमारे आसपास के पार्षद के इलेक्शन की भी बात करते हैं तो पार्षद जब चुनने के लिए जाता है और वो फॉर्म भरता है, फॉर्म भरने के बाद में जैसे ही पार्षद नियुक्त होता है या यूं कहें एक सरपंच नियुक्त होता है जो कि राजनीति की सीढ़ी का सबसे निचला पायदान है, यदि ये नियुक्त होते हैं तो कुछ ही महीनों में इनकी संपत्तियों के आगे इतने जीरो लग जाते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जी हाँ, यदि हम इनके घोषणा पत्र की बात करें तो इनके घोषणा पत्र में सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा का ही कहीं क्राइटेरिया या दायरा बना रहता है। उसके अलावा यदि कोई चीज़ रहती है तो वो रहती है जनता के फायदे, जनता की भलाई और अपने क्षेत्र के विकास के मुद्दे। भारत के एक रिपोर्ट के मुताबिक जितने भी राजनेता भारत में हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ कुछ एक प्रतिशत राजनेता ही ऐसे हैं जिनकी आय उनके नामांकन फॉर्म को भरने से और पूरा कार्यकाल बिताने तक लगभग बराबर बनी रहती है। नहीं तो ज़्यादातर राजनेताओं की यदि हम आय की बात करें तो वो 500 से 2100% तक भी बढ़ चुकी है। तो क्या यही एक समाज सेवा है या यही एक राष्ट्र धर्म या देश धर्म है? या यूं कहें कि ये एक बिना दिखावट का व्यापार है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही किसी प्रकार की कोई योग्यता की ज़रूरत होती है। आप किसी भी क्वालिफिकेशन के हो या कोई भी योग्यता आपके अंदर हो, यदि आप नेता बनते हैं तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में आप इतने ज़्यादा पैसे वाले या इतनी सुख सुविधा वाली ज़िंदगी में चले जाते हैं जिसकी सीमा ही नहीं है या जो एक अकाल्पनिक चीज़ है। क्या भारत की राजनीति व्यापारिक दृष्टिकोण में बदल चुकी है या राजनीति ही व्यापार बन चुका है? आज हम अपने पड़ोस में देखते हैं कोई भी पार्षद यदि पार्षद का चुनाव लड़ता है और वो जीत करके नगर परिषद के अंदर बैठता है, कुछ ही महीनों में उस पार्षद की लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाती है, बिल्कुल बदल चुकी होती है। जो पार्षद की हैसियत नहीं थी उससे भी कहीं ज़्यादा हैसियत की सुख सुविधाएं और विलासतापूर्वक जीवन वो पार्षद व्यतीत करता हुआ नजर आता है। ऐसी ऐसी लग्जरी गाड़ियाँ
उसके बंगले पर मिलेंगी, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। क्या एक नेता की तनख्वाह या उसके लिए जो फायदे सरकार देती है वो इतने होते हैं कि एक नेता बिल्कुल एक शान और शौकत की और एक यूं कहें कि राजा की जैसी जिंदगी जीता है? वो तो एक समाज सेवा का चोला ओढ़े हुए रहता है और समाज सेवा करने के ही लिए कहीं न कहीं आगे बढ़ता है। मगर भारत की राजनीतिक दृष्टि आज ऐसी हो चुकी है, भारत की राजनीति की पराकाष्ठा को हम कहीं भी किसी भी सीमा पर ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसका लोकतंत्र विश्व में कहीं न कहीं विश्वसनीयता के लिए भी प्रसिद्ध है। लेकिन देश की विडंबना, जो सरकार या जो राजनीति गांधी के टाइम पर हुआ करती थी, या यूं कहें जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है। क्योंकि आज राजनीति परोपकार और देश सेवा से हटकर कहीं न कहीं व्यापार पर बदल चुकी है। आइए देश की कुछ रिपोर्ट और कुछ तथ्यों को देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार के उस रुख के प्रति नाराजगी जाहिर की थी कि जिसके तहत सरकार अकुल संपत्ति वाले नेताओं के खिलाफ की गई कार्यवाही का ब्यौरा अदालत को मुहैया नहीं करा रही है। कोर्ट की नाराजगी खासकर उन सभी नेताओं को लेकर है जिनकी संपत्ति 2 चुनावों के बीच ही महज 500 से 2100% तक बढ़ गई। दूसरी तरफ एडीआर की एक रिपोर्ट ने कहा कि पिछले वित्त वर्षों की बात की जाए तो भाजपा की 81% तक और कांग्रेस की 71% तक आय का स्रोत अभी भी ज्ञात नहीं था। भाजपा को कुछ वर्ष पहले 461 करोड़ रुपए तक का चंदा भी अज्ञात लोगों से मिला, जो कि उसकी कुल आय का तकरीबन 81% हिस्सा था। वहीं कांग्रेस को कुल आय का 71% या 186 करोड़ रुपया गुमनाम स्रोतों से मिला, जिसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह अदालत के समक्ष इन संबंध में जरूरी सूचना रखे। शीर्ष अदालत ने कहा कि यद्यपि सरकार यह कह रही है कि वह चुनाव के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसने जरूरी विवरण पेश भी नहीं किए हैं। यहाँ तक कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा उसके समक्ष सौंपे गए हलफनामे में भी दी गई सूचना अधूरी थी। आखिर देश में पार्टियां ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या यही राजनीति की पराकाष्ठा है? अदालत ने सरकार से इस संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी और कहा कि इसके लिए एक विस्तृत हलफनामा दायर करें। शीर्ष अदालत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान उम्मीदवारों द्वारा आय के स्रोत का खुलासा करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसी संबंध में भी दलीलें अधूरी रही। और सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से उपस्थित वकील ने कहा भी था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही देश के लोकतांत्रिक ढांचे का एक अभिन्न हिस्सा है और वे इस संबंध में शीर्ष अदालत के किसी भी निर्देश का हमेशा स्वागत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर ने बहुत उदाहरण ऐसे पेश किए जिनमें नेताओं की एक चुनाव से दूसरे चुनाव की बीच की संपत्ति में 2100% तक की भी बढ़ोतरी हुई।
सुप्रीम कोर्ट में लोक प्रहरी नाम की एक निजी संस्था ने इस संदर्भ में एक याचिका भी लगाई थी। याचिका में था कि चुनाव के लिए नामांकन भरते समय उम्मीदवार को अपने साथ अपनी पत्नी व बच्चों की संपत्ति का ब्यौरा भी देना होता है, लेकिन इन नेताओं के नामांकन में आय का स्रोत नहीं बताया जाता है। संस्था ने अदालत से मांग भी की कि नामांकन पत्र में आय के स्रोत का कॉलम भी जोड़ा जाए। एडीआर की एक रिपोर्ट में बताया कि पिछले वर्ष भाजपा कांग्रेस को अज्ञात स्रोत से करीब 700 करोड़ रुपए मिले। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 700 करोड़ रुपए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अज्ञात स्रोत से आय का संदर्भ उन चंदों के लिए दिया जाता है जहां पर 20,000 रुपए से कम चंदे पर किसी प्रकार के स्रोत की कोई घोषणा नहीं की जाती है। इस तरह की आय में कूपनों की बिक्री, राहत कोष, विविध आय और सम्मेलन या मोर्चा से स्वैच्छिक योगदान और चंदे आदि से हुई आय भी शामिल होती है। 20,000 रुपए से अधिक योगदान की राजनीतिक दलों की ज्ञात आय का एक स्रोत माना जाता है, जिसमें कि चंदा देने वालों का नाम और अन्य विवरण भी साथ में होता है। जनता के सवाल बहुत हैं साहब। पहला सवाल तो यही है कि एक नेता जैसे ही जीत के आता है उसे ऐसी कौन सी छड़ी या ऐसा कौन सा कार्य या ऐसा कौन सा पत्थर मिल जाता है या ऐसी कौन सी एक ऊर्जा शक्ति मिल जाती है जिसकी वजह से उनकी संपत्तियां दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ने लगती हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इतनी क्षमता उनमें कमाने की कैसे आ जाती है, या यूं कहें कि वो संपत्ति इस तरीके से बढ़ती है कि उसके पीछे हम यदि ज़ीरो लगाते जाएं तो कहीं ना कहीं हम ज़ीरो लगाते लगाते थक जाएंगे, लेकिन राजनेता की संपत्ति का अंत नज़र नहीं आएगा। क्या समाज सेवा और राजधर्म के नाम पे आके पैसा कमाना ही एक नेता की देश के प्रति वफादारी है? यदि यही राजधर्म है तो फिर व्यापार और राजनीति में फर्क कैसा? देश की सियासत को सोचना होगा। राजनीति में व्यापार की जगह समाज सेवा को बढ़ावा देना होगा। हम यह नहीं कहते और किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करते और यह भी नहीं कहते कि सभी नेताएं एक जैसे हैं, लेकिन भारत की राजनीति में कहीं न कहीं ज़्यादातर नेताएं इस दलदल के अंदर फंस चुके हैं, जो कि धीरे धीरे राजनीति से व्यापारीकरण की ओर बढ़ रही है। इस पे सरकार को सोचना होगा, जनता के सवालों का जवाब देना होगा, जनता की उम्मीदों पर खरा उतर के राजधर्म का पालन नेताओं को करना होगा। यही हमारी अपील है। सियासत में आज बस इतना ही। देखते रहिए सियासत संजीव के साथ। धन्यवाद।